everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स को फर्दर पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के केस में हम बहुत सारे मैन मेड और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ, सबसे पहली चीज कि हमने डिजास्टर्स पढ़े थे, मतलब एक सडन कैटास्ट्रॉफिक कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं. और जैसा कि हमने पढ़ा था, ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कभी बताकर नहीं आते, right? So these are the disasters. They are classified into two types. One is the natural disaster and second one are the human caused or the man made disasters. तो natural मतलब जो naturally होते हैं, जैसे volcanoes आते हैं, floods आते हैं या फिर earthquakes आते हैं. So these are caused due to the natural forces. वहीं पर those disasters which are result of the human activities, they are called as the human caused disasters. Example, industrial accidents, oil spills and nuclear accidents. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे वोल्केनोज के बारे में. तो वोल्केनोज क्या होते हैं? सो दीज वोल्केनो इमेजेस में देखा होगा या फिर न्यूज में सुना होगा या फिर और कहाँ देखा होगा, और टीवी में देखा होगा, राइट? आजकल कार्टून्स में भी वोल्केनोज दिखाए जाते हैं. सो बेसिकली ये वो सिचुएशन है जहां पर एक लैंड फॉर्म, जहां पर मोल्टन रॉक निकलकर जो लिक्विड, जो फ्लूइड होता है, वो अर्थ के अंदर से निकलकर अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? सो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्लेट्स टेक्टोनिक्स, राइट? तो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, जहां पर मैग्मा की मूवमेंट होती है बिटवीन द प्लेट्स, और इसकी वजह से अब ये जो हॉट फ्लूइड है ये निकल कर बाहर आ जाता है. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? तो सोचो, एक बहुत गर्म चीज अर्थ के अंदर से निकलकर बाहर आ रही है, बहुत गर्म चीज. तो देयर विल बी इरप्शंस, देयर विल बी सेकेंडरी हैजर्ड्स लाइक मड फ्लोज और फेमाइंस. ठीक है, ड्रॉट्स होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है एट द एरियाज जहां पर वोल्केनोज आते हैं, राइट? तो लैंड पूरी खराब हो जाती है. नाउ हमने वोल्केनोज, वो तो होता है ना कि ऐसे वोल्केनोज जिन्होंने मतलब हिस्ट्री में बहुत डिस्ट्रक्शन किया है, ऐसा डिजास्टर हमने कहाँ देखा है? तो इसका एग्जाम्पल है माउंट गैलनगंग, इंडोनेशिया में इन 1882. तो वहां पर एक, क्या बोलते हैं इसको, एक वोल्केनो आया था जिसने अराउंड 4011 पीपल को मार दिया था एंड इट डिस्ट्रॉयड 114 विलेजेस. कितने विलेजेस? ऑलमोस्ट 114 विलेजेस टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए थे. सो इट इज लोकेटेड नियर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो आप अगर देखो तो इंडिया, ये वाली जो जगह है, दिस इज आवर कंट्री इंडिया, और इसमें ये है इंडोनेशिया. तो क्यों हम मैप देख रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में ये जरूर पता होना चाहिए कि जो हुआ है वो कहाँ हुआ है. तो दिस इज इंडिया एंड दिस इज इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया में 1882 में एक ऐसा वोल्केनो आया था, एक जिसने अराउंड 114 विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही साथ हजारों लोगों को मार दिया था, राइट? नाउ नेक्स्ट इज माउंट कैल्यूट विच इज अगेन इन इंडोनेशिया, जो 1919 में आया था, और इस टाइम पर जो डेथ टोल था इट वाज 5110. और यहाँ पर मड फ्लो से ही जो वोल्केनो निकलता है, तो वो गरम सा मड जो निकलता है ना, दिस मड डिस्ट्रॉयड ओवर 100 विलेजेस. तो देखो एक वोल्केनो से कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट दिस नेचुरल डिजास्टर टेक्स lives of many, takes houses of many, right? Okay.
द नेक्स्ट वन इज द ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है. तो अब एक ड्रॉट होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज ड्रॉट, तो यू विल राइट अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल. सूखा पड़ जाना मतलब रेनफॉल का कम होना, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉट. तो रेनफॉल का कम होना, ओके. तो बारिश का नहीं होना इज ड्रॉट. एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए जब रेनफॉल बिलो एवरेज होती है, सो दैट लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी. अब इस केस में क्या होता है, देखो बारिश is very important, rainfall is very important for our crops, for our soil, right. So इस केस में क्या होता है कि पानी नहीं मिलता है लोगों को, there is shortage of food, there is shortage of water, and जो हमारी लैंड होती है पूरी इनफर्टाइल हो जाती है कई सालों तक, उसमें किसी भी तरह की प्लांट ग्रोथ हो ही नहीं पाती है. So there is crop failure, there is famine, and there is desertification. मतलब जो शायद पेड़ों से हरा भरा रहता था एरिया, अब वो डेजर्ट्स बन गए क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही है. बारिश नहीं हो रही है तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे. नेक्स्ट इज, ये हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉट के. द फर्स्ट वन इज चाइना. तो चाइना में 1941-42 में एक ऐसा ड्रॉट आया था, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब बहुत लंबे टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से फेमाइन कंडीशन आ गई थी. मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे. एंड इट टुक लाइव्स ऑफ 3 मिलियन पीपल. सोचो 3 मिलियन लोग कितने होते हैं. सो इट टुक लाइव्स ऑफ 3 मिलियन पीपल. सो द ड्रॉट हिट Henan province during the World War II, compounded by locust and the poor harvest. तो यहाँ पर पुअर हार्वेस्टिंग की वजह से भी ये सारी सिचुएशंस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर आई थी. तो आप बोलोगे मैम इस लाइन का मतलब क्या हुआ. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि चाइना में हेनन प्रोविंस थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ कि वहां पर ना लॉकस्ट क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं बड़े बड़े ग्रास हॉपर्स, ठीक है. तो जब ऐसी कंडीशन आती है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उनके लिए, तो ये बड़े ही तादाद में या बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन में इकट्ठा हो जाते हैं और ये सारी वेजिटेशन को खा लेते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर, इस जगह पर चाइना में खाना एक पूरी तरह से खत्म हो गया. एंड इट टुक द लाइफ ऑफ 3 मिलियन पीपल, राइट. तो आप समझ रहे हो 3 मिलियन पीपल कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हुई. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्लड्स. तो फ्लड्स की बात करें, अगेन ये एक नेचुरल डिजास्टर है जहां पर लैंड इज सबमर्ज्ड बाय वाटर ड्यू टू हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्जेस, राइट. तो यहाँ पर मतलब जब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बारिश हो ही नहीं रही है, राइट. और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जमीन पानी के अंदर चली जाती है. सो दैट इज फ्लड्स. क्यों हो रहा है, हैवी रेनफॉल की वजह से या तूफानों की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट. सो रेनफॉल या रिवर ओवरफ्लो या मेल्टिंग ऑफ स्नो या फिर ह्यूरिकेन्स. सो इम्पैक्ट इज, अगेन देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ होगा, कितने सारे लोगों के घर, उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं. इवन जो रोड्स हैं या जो भी से पार्क्स हैं, ये सारी चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा होता है, राइट. तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख ही सकते हो एग्जाम में. अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी योर बुक, आई फील दिस इज द These notes are the sufficient. आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को उठाओ, इस PDF को लो और उसमें अपने मेन पॉइंट्स ऐड करते जाओ. एंड दीज आर सेल्फ सफिशिएंट. गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल्स अगेन कि ऐसे फ्लड्स जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा डैमेज किया हो. सो ग्वाटेमाला इन 1949 इट कॉज्ड बाय द पैसिफिक ह्यूरिकेन, ठीक है. पैसिफिक ओशन के ह्यूरिकेन से, इससे जो डेथ टोल था इट वाज 40,000 एंड लास्टेड फॉर अ मंथ. ऑलमोस्ट 1 महीना ये फ्लड चला था जिसमें बहुत ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे, लोगों के घर चले गए थे. Second example is in 1911 in China, where this river, Yangtze River in China, like Yangtze River flood आया था in China 1911 में, which led to the loss of life or which increased the death toll to almost 1 lakh. तो again think of
1 लाख पीपल, कितने सारे लोग होंगे। सो दिस लेड टू द प्रॉपर्टी डैमेज, मैसिव प्रॉपर्टी डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी पीपल। तो बहुत ज़्यादा लोगों के घर भी गए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज हुआ, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घर भी छोड़े और जान भी गंवाई। नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट फायर्स, राइट। सो फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लग जाती है, बहुत सारी सिचुएशन हमने न्यूज़ में भी कई बार सुना है कि कई बार अनकंट्रोल्ड फायर होती है, मतलब जंगल में जब आग लगती है तो क्योंकि पेड़ ही पेड़ हैं, घास है, तो वो आग जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। सो दिस इज अनकंट्रोल्ड फायर अकरिंग इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लैंड्स ऑफन कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। कई बार होता है कि बिजली जब चमकती है ना, बारिश आती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो उस बिजली के चमकने से भी कई बार आग लग जाती है। और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कि कहीं भी कोई जंगल में गया, उसने एक माचिस की तीली भी फेंक दी, राइट, सो दैट मैच स्टिक ऑल्सो, थोड़ी सी भी जली हुई, तो हो सकता है आप तो वहां से चले गए, वो धीरे धीरे आग जलती हुई वो उसने पूरे जंगल को डैमेज कर दिया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में ही जहां पर फॉरेस्ट फायर ने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को डैमेज किया है। तो व्हेन वी आर विजिटिंग सच प्लेसेस फॉरेस्ट में, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू थिंक ऑफ द ट्रीज, द प्लांट कवर, द एनिमल्स जिनका वो घर है, एंड इवन ये जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर सो हेल्पफुल टू अस। हमें रहना, खाना पीना, इवन ऑक्सीजन, हमें सब कुछ इन्हीं से मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, डिस्कार्डेड सिगरेट्स, ओपन फ्लेम्स एंड पावर लाइन्स। इवन ये जो पावर लाइन्स होती हैं जो फॉरेस्ट से होके गुजरती हैं, कई बार इनकी वजह से भी आग लग जाती है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, environmental destruction, a very major impact, then wildlife का लॉस, क्योंकि जानवर तो हमारे जंगल में ही रहते हैं, तो जब जंगल ही नहीं रहेगा तो वो भी कहाँ रहेंगे, वो भी मर जाएंगे, राइट। इवन द प्रॉपर्टी डैमेज ऑल्सो हैपन्स। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, सो नॉर्वे में इन 2008 फ्रोलैंड फायर हुआ था, जहां पर जो 13 डेज चला था, और इसने अराउंड 19,000 हेक्टेयर्स की लैंड को डैमेज, फॉरेस्ट को डैमेज किया था, जिसमें 59 लोग मर गए थे इन स्टैम्पीड कॉज ड्यू टू द स्मोक, करेक्ट। चलो अब आगे बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। तो लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, सो इट वाज वेरी कॉमन, जब बारिश होना शुरू हुई तो इंडिया में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जहां जो हिली स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल या उत्तराखंड, उनमें बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में रहे थे बिकॉज ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स। तो होता क्यों है लैंडस्लाइड्स, तो लैंडस्लाइड जो होते हैं वो बेसिकली हमारी ही वजह से होते हैं, ठीक है, इनका मेन रीजन हम ही हैं, याद रखना। सो इट इज द मास मूवमेंट ऑफ अर्थ, रॉक्स and debris down the slope, often triggered by heavy rainfall, earthquakes और volcanic activity। तो होता क्या है कि एक बड़ा सा चंक ऑफ लैंड ना, वो पहाड़, एक तरह से पहाड़ उतर के नीचे आ जाता है। तो पहाड़ में क्या है, जानवर भी हैं, पहाड़ में पेड़ भी हैं, ठीक है, मिट्टी है, पत्थर है, सब कुछ उतर के नीचे आ जाता है, उसे हम लैंड का स्लाइड होना, विच इज द लैंड स्लाइड हम उसे बुलाते हैं। तो इसमें ये क्यों होता है, या तो अर्थक्वेक की वजह से होगा, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकता है, या हैवी रेनफॉल की वजह से हो सकता है। और इसमें एक और रीजन है, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कवर द पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हैं। So there is damage to the infrastructure and there is fatality and the property loss। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा न्यूज में ही बहुत ज्यादा आ रहा था कि गाड़ियां बह रही हैं, पेड़ बह रहे हैं, लोगों के घर ऐसे, जैसे कार्ड्स होते हैं ना, जैसे कार्ड्स बिखर जाते हैं, कार्ड्स का एक स्ट्रक्चर बनाओ और वो ऐसे आराम से ऐसे गिर जाता है एकदम से, बिल्कुल वैसे वहां पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा था, लोगों के घर, शॉप्स, होटल्स, वो सब ऐसे गिर रहे थे। सो द इम्पैक्ट इज वेरी बैड, ठीक है, बहुत ही गंदा। सो कुछ लैंडस्लाइड्स जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा डैमेज किया है, तो 1920 में चाइना में कांसू में डेथ टोल जो था, इट वाज 1,80,000। वहीं पर तजाकिस्तान में केट
में जो तजाकिस्तान में है, वहां 1949 में जो डेथ टोल था दैट वाज 12,000 पीपल। तो कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, शायद अगर आपने देखे होंगे, अगर आप माउंटेन्स में रहते हो तो आपको पता है लैंडस्लाइड्स कैसे दिखते हैं एंड हाउ बैड दे आर, राइट। अब नेक्स्ट इज द प्लेग एंड द एंडेमिक्स। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लैंडस्लाइड्स जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्लांट्स को कट करते हैं, तो रिमेंबर क्लास 7 का चैप्टर हमने पढ़ा है, तो जब हम पेड़ों को कट करते हैं, जब डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, तो उस टाइम पर प्लांट कवर हट जाता है, और जब थोड़ी भी बारिश होती है तो अब वो जो सॉइल है वो लूज हो चुकी होती है, तो वो थोड़ी सी हैवी रेनफॉल की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी रेनफॉल भी वो पूरे के पूरे पहाड़ को नीचे ले आती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं हिली रीजन्स में, करेक्ट। चलो अब बात करते हैं प्लेग और एपिडेमिक्स की। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द वाइड स्प्रेड अकरेंसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट कॉज सिग्निफिकेंट मोर्टैलिटी विच इज प्लेग्स एंड अफेक्ट्स द लार्ज पॉपुलेशन विच इज एपिडेमिक, राइट। तो एपिडेमिक मतलब कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसी चीज जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट करे, और प्लेग मतलब वो उसकी जो सिवियरिटी है वो इतनी हो जो कि फेटल हो, मतलब लोगों की उनसे जान जा रही हो। सो what happens in this? There is loss of life, there is societal disruption and there is economic strain। तो लोग, क्योंकि ऐसे केस में जब डिजीजेस फैलती हैं, तो जस्ट रिकॉल दैट केस ऑफ कोविड, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, सो दैट मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई वॉज वेरी बैड फॉर अस एज अ कंट्री, इंडिया में। तो इट वॉज सो बैड कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ था, लॉस ऑफ लाइफ तो हुआ ही था, सोसाइटी भी डिसरप्ट हो जाती है, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कई बार नहीं हमेशा, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। उन लोगों को देखना, उन लोगों को संभालना, हॉस्पिटल्स में जगह, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस दैट लीड्स टू इकोनॉमिक स्ट्रेन्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऐसे प्लेग्स और एपिडेमिक्स कब आए हैं? तो फर्स्ट इज जीका वायरस 2016 में, जिसने अमेरिका में मिलियंस को अफेक्ट किया था। इट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट लाइक माइक्रोसेफेली। तो माइक्रोसेफेली जैसे बर्थ डिफेक्ट से जीका वायरस की वजह से हुए थे। तो शायद आपके दिमाग में ये बात है कि माइक्रोसेफेली क्या होता है। सो माइक्रो, दिस वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, right, and this word syphilis, it is related to head। तो एक ऐसी सिचुएशन आई थी जीका वायरस की वजह से, जहां पर एक बर्थ डिफेक्ट काफी कॉमन हो गया था अमेरिका में, जिसमें बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनका हेड का जो साइज था, ठीक है, जो ये वाला हेड का साइज है वो काफी छोटा था नॉर्मल हेड साइज से। तो मतलब जो ब्रेन डेवलपमेंट थी वो कम थी उन बच्चों में। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज इबोला आउटब्रेक इन 2014, जहां पर डेथ टोल वॉज ओवर 11,300 वेयर मल्टीपल कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका वर अफेक्टेड। तो ये तो हमने वो बात की जो एक्चुअली एपिडेमिक्स आपकी बुक में लिखे गए थे। एक और आया था, कौन सा था? It was, as we were talking about, COVID-19. So as per WHO, till 2003, it has taken 6.3 million lives all over the world. So it was such a deadly virus. Okay, now coming on to the man-made disasters. तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना, वो सब नेचुरल के अंडर आते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में ह्यूमंस का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, एंड वी कैन नॉट पुट एवरीथिंग ऑन नेचर, राइट। सो नेचर, आई थिंक द नेचर इज एक्टिंग सो बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द नेचर, और वी आर नॉट गोइंग एज पर द नेचर, एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर। हम नेचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। नाउ coming on to the man-made disasters. So the definition of the man-made disaster is the disasters caused directly by the human activities or the human negligence. Example, industrial accidents, fires,
toxic chemical spills and environmental contamination. So these are some of the man-made disasters. अब इनमें और नेचुरल में फ़र्क यही है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, उनमें ह्यूमन इंटेंट इतना नहीं होता है या ह्यूमन नेग्लिजेंस ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स में जो ह्यूमन नेग्लिजेंस होती है वो ही मेन कॉज होता है इन डिजास्टर्स का. तो फर्स्ट इज फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स. तो ऐसे सीन्स हमने शायद पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा देखे हैं, जो ऑल ओवर द ग्लोब जो कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से, मतलब जो वॉर चल रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उनमें ऐसी सिचुएशंस हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं. एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड साइट टू सी, एंड दिस इज समथिंग दैट does not comfort us, right? तो हम सब ऐसा नहीं चाहते हैं. what we all want is a peaceful life, a peaceful place to live, right? A peaceful earth to live. So the what is the definition? So these are the disasters caused by fires or explosions in industrial settings or public spaces. ठीक है, फायर एक्सप्लोजन की वजह से होता है. तो इम्पैक्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को इंजरीज भी होती है और फेटलिटीज भी होते हैं, ये फेटल भी होते हैं. तो अब ऐसा एक डिजास्टर जो इंडिया में ही हुआ था 1984 में. कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में. कहाँ पर? भोपाल में. इसके ऊपर एक पूरी फिल्म भी बनी है, अगर आपने देखी हो, लास्ट ईयर आई थी. इट वॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया, जिसमें एक टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई थी ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमंस, एंड दिस गैस वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट. दिस इंजर्ड ओवर 2 lakh people were injured and 25,000 immediate deaths were there, right? रिसेंटली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी न्यूज में था. आपको याद है कहाँ है? चलो, जिसने नहीं सुना हो मैं उसको बताती हूँ. लेट इन दिसंबर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जितना भी वेस्ट था ना, उसको 12 कंटेनर्स में भोपाल सिटी से निकाल कर बाहर ले जाया गया एक सेफ डिस्पोजल के लिए. तो दिस इज मतलब एक ऐसी साइट थी जहां पर 12 कंटेनर्स इस टॉक्सिक वेस्ट को लेके जा रहे हैं, और इस साइट पे काम करने वाले थाउजेंड्स में लोग थे, और उन थाउजेंड्स के जो मजदूर थे ना, उनकी शिफ्ट्स भी बहुत छोटी छोटी, आधा 1 घंटा रखी गई थी उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए. इस टाइम पर भोपाल में, जो लोग भोपाल में हैं उनको पता होगा कि कुछ एरिया था, मतलब जो इस फैक्ट्री के अराउंड, जो इस साइट के अराउंड जो एरिया था, अराउंड 200 मीटर्स का एरिया जो था वो कम्प्लीटली सील कर दिया गया था, ताकि लोग वहां से ना निकले और लोगों को इससे निकलने वाले धुएं के, गैस के, या जो भी है, इस वेस्ट से कोई साइड इफेक्ट ना हो और वो सेफ रहें, राइट? सो 2024 marks the 20 years of this tragedy. So this was one of the case of human negligence where fire and explosion happened. इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है ना, वो भी इंडिया का ही है, जहां पर दिल्ली में 1997 में एक सिनेमा हॉल में, जिसका नाम था उपहार सिनेमा, वहां पर फायर इंसिडेंट हुआ था. तो हुआ क्या था कि शायद आप सबने वो मूवी देखी हो, बॉर्डर मूवी आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, और वो बॉर्डर के ऊपर थी, मतलब जो हमारे नेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर थी. तो उस मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी, तो अराउंड 3 o'clock जब स्क्रीनिंग चल रही थी, तो वहाँ पर फायर ब्रेकआउट हुआ, और उसकी वजह से फायर कॉज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोजन. तो ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोड हुआ तो फायर लग गई, और उसकी वजह से अराउंड 59 पीपल वर डेड एंड मोर देन 100 पीपल गॉट इंजर्ड, राइट? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसे हम CBR भी बुलाते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल. तो सबसे पहले केमिकल डिजास्टर, क्या मुझे बताने की जरूरत है केमिकल डिजास्टर क्या होगा? नहीं. तो केमिकल डिजास्टर एक ऐसा डिजास्टर है जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज की वजह से होता है, जिसमें एक्सप्लोजन होता है या फिर फायर होता है. फायर की वजह से लोग बीमार होते हैं या फायर की वजह से लोग मर जाते हैं, राइट? जैसे कि हमने अभी पढ़ा है भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो इट वाज बिकॉज ऑफ द
रिलीज ऑफ आइसोसाइनेट गैस, राइट, मिथाइल आइसोसाइनेट, उसके रिलीज होने, उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से बहुत सारे लोग उस जगह पर मर गए थे। नाउ द बायोलॉजिकल डिजास्टर, तो बायोलॉजिकल डिजास्टर जो से बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो रहा है, जैसे कोई डिजीज फैल रही है, राइट, तो एपिडेमिक्स, प्लेग्स, इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स, तो किसी तरह से खाने के जरिए, पानी के जरिए हम कुछ ऐसे चीज अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं जिससे हमें परेशानी हो जाती है, राइट। नाउ रेडियोलॉजिकल, सो रेडियोलॉजिकल इट स्टैंड्स फॉर द रिलीज ऑफ रेडिएशंस, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो चेर्नोबिल एक्सीडेंट सबको पता है, हमने पढ़ा है, बायो में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, बायो में पढ़ा है या फिजिक्स में पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, बट साइंस में हमने ये चीज पढ़ी है। तो दैट दोज न्यूक्लियर रेडिएशंस कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, सो दीज आर CBR डिजास्टर्स, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स। नाउ इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बात कर रही थी भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑन December 4, 1984, तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक की वजह से हुआ था, सो दिस इज अ केमिकल डिजास्टर। नाउ Example 2 is anthrax attack in US in 2001, where intentional distribution of anthrax spore was done due to the postal system. तो वो जो पोस्ट कार्ड या चिट्ठियों के जरिए ये एंथ्रेक्स के स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे गए, और अमेरिका में this has been a biological disaster in 2001. So this disaster was due to some biological agents, so we call it a biological disaster. So this was all from our today's session. I hope you understood all types of man-made and natural disasters. अब हमारे पास बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस टॉपिक को भी हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पॉइंट्स के जरिए पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।